चलिए डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखा था। एक एग्जांपल से चेन रूल को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से हमें y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और बोला गया है कि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करें। तो जब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिखेगा कि पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो हम एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। अभी देखिए पैरामीटर मैच हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर तो ये भी एक्स स्क्वायर। तो जैसे आपको पता है डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स होता है ई टू दी पावर एक्स। तो अगर ये पैरामीटर एक्स ये एक्स तो यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स। उसी तरह से अगर ये पैरामीटर एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x। ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब पैरामीटर्स मैच कर जाते हैं ई का तो डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई चेन रूल। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। If x changes from pi by 3 to let's say 121 pi by 360 in the first case and pi by 3 to pi by 2 in the second case, और दोनों ही केसेस में हमको चेंज इन y कैलकुलेट करना है। देखिएगा पहले केस में x पाई बाई 3 से जो 121 पाई बाई 360 बना है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 360 यानी हम ये मेरे लिए x का काम कर रहा है और ये उसके रेस्पेक्ट में जो चेंज आया है दैट इज डी एक्स। करेक्ट, क्योंकि चेंज काफी छोटा है। तो इस बार हमारा x है पाई बाई 3 और हमारा dx है पाई बाई 360। क्योंकि चेंज काफी छोटा है तो इसीलिए हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। पहले हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि cos x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो बनता है sin x। तो dy हो जाएगा sin x dx। तो dy हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 3 इंटू डी एक्स। साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 यानी √3/2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 360। ये हो गया हमारा चेंज इन पाई। ठीक है। इस बार हम डिफरेंशिएशन इसलिए लगा पाए क्योंकि हमारा चेंज इन एक्स
was very small as compared to x, right? As compared to x, right? सेकंड केस जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो x पाई/3 से 90 बना है, विच इज ऑल्सो पाई/3 प्लस पाई/6। तो अब आप देख सकते हैं कि x के रेस्पेक्ट में चेंज कंपेरेबल है। तो इस बार आप डिफरेंशिएशन नहीं लगा पाएंगे। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ y खोजना होगा, विच इज cos पाई/3, विच इज हाफ। आपको फाइनल वैल्यू ऑफ y खोजना होगा, विच इज cos पाई/2, विच इज 0। और फिर आपको चेंज इन y खोजना होगा, विच इज y फाइनल माइनस y इनिशियल, विच इज माइनस हाफ, विच इज माइनस हाफ। ठीक है, तो हमें चेंज देखना है और ये भी देखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो बड़ा है या छोटा। अगर वो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स छोटा है तो डिफरेंशिएशन के थ्रू जा सकते हैं। अगर वो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कंपेरेबल है तो फिर हमको इनिशियल फाइनल वैल्यू खोज के एक्चुअल चेंज निकालना पड़ेगा। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। देयर इज अ स्फीयर, लेट एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देयर इज अ स्फीयर एंड बिफोर इवन आई गेट टू दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, सो dy बाई dx, इसको आप बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर इस सिचुएशन में y इंक्रीज करता है तो उसका चेंज इन y होगा पॉजिटिव। अगर x भी इंक्रीज करता है तो उसका रेट ऑफ चेंज होगा पॉजिटिव। तो उस केस में dy बाई dx भी होगा पॉजिटिव। लेकिन अगर y इंक्रीज करता है और x डिक्रीज करता है तो dy पॉजिटिव होगा लेकिन dx नेगेटिव होगा। तो उस समय dy बाई dx नेगेटिव होगा। तो dy बाई dx का क्या साइन होगा, ये सिर्फ एक के इंक्रीज डिक्रीज पे डिपेंड नहीं करता है। हमको देखना होगा कि y इंक्रीज डिक्रीज किया और x इंक्रीज डिक्रीज किया, दोनों के साइन पे डिपेंड करेगा। हालांकि जब हम dt की बात करते हैं, dt where t is time, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम मानते हैं टाइम कैन ऑलवेज फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो dt इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हमको dy बाई dt खोजना है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, यानी dy का साइन ही डिसाइड करेगा कि dy बाई dt प्लस होगा या नेगेटिव होगा। सो इन दिस केस साइन ऑफ dy डिसाइड्स साइन ऑफ dy बाई dt। अगर dy पॉजिटिव तो dy बाई dt भी पॉजिटिव, अगर dy नेगेटिव तो dy बाई dt भी नेगेटिव, क्योंकि dt तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स हैं dy बाई dx जैसे, तो दोनों के साइन को मिला के डिसाइड होगा कि dy बाई dx पॉजिटिव होगा कि dy बाई dx नेगेटिव। ठीक है, कोई भी चीज इंक्रीज करेगा तो उसका चेंज पॉजिटिव, कोई भी चीज डिक्रीज करेगा तो उसका चेंज नेगेटिव। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। देयर इज अ स्फीयर whose radius is increasing
at 2 centimeters per second. At an instant when radius is 10 centimeters, find rate of change of volume with respect to time. Rate of change of surface area with respect to radius. With respect to radius. लेट्स से हमें ये दो काम करना है, ठीक है। पहला केस है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो पहले वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी दिया हुआ है, क्योंकि वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होगा, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर हम जिस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं उस समय रेडियस है 10 सेंटीमीटर। अगर हम डीवी बाई डी टी अप्लाई करें, 4/3 कांस्टेंट है पाई, अब आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो चेन रूल से करने के लिए डी आर से मल्टीप्लाई, डी आर से डिवाइड, तो ये अपना आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर बन जाएगा 3r² इंटू डी आर बाई। अब वॉल्यूम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये बनेगा 100, 400 पाई, 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, लेकिन इस बार विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो पहले सरफेस एरिया लिख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो आर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये बनेगा 2r। तो ds बाई डी आर इज 8 पाई r। तो ds बाई डी आर इज 8 पाई इंटू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 10 सेंटीमीटर। सो ds बाई डी आर इज 80 पाई सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, ध्यान से पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। अगर सिर्फ कभी लिख दे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और कुछ ना बताए कि किसके रेस्पेक्ट में, तो आप बाय डिफॉल्ट टाइम के ही रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ,
अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो अब बोला जा रहा है, अ क्यूब हैज साइड decreasing at 1 centimeter per second. At an instant when the side is 10 centimeters, find rate of change of volume. Find rate of change of volume. तो अगर अब इस पे ध्यान दिया जाए तो कुछ ऐसा सोच सकते हैं हम कि dl/dt वो है इस बार -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एल है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, हम मैंने बोला था कि अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बोल दे और कुछ ना बोले, या रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया बोल दे और कुछ ना बताए कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि हमको विद रिस्पेक्ट टू टाइम खोजना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब, तो जब हम डिफरेंशिएट मारेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, चेन रूल लगाने के लिए डीएल से मल्टीप्लाई, डीएल से डिवाइड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एल क्यूब डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एल, तो 3l² dl/dt, dv/dt 3 × l² dl/dt is -1 centimeters per second, dv/dt is -300 centimeter cube per second। dv/dt नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि समय के साथ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, समय के साथ जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा हो। ठीक है, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। ओके, एक ग्राउंड और वॉल के बीच एक रॉड है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इसका ये एंड फिलहाल इधर भाग रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, या थोड़ा कम करिए, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इस समय ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर का। ये अगर एच है तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो मैं काम करता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको कंसिडर करते हैं एक्स, इसको कंसिडर करते हैं एच, x² प्लस एच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर विच इज 5²। अच्छा, समय के साथ ये पॉइंट आगे भाग रहा है, ये पॉइंट आगे भाग रहा है, तो ये x जो है वो बढ़ रहा होगा, यानी dx/dt जो अपने पास है वो है +2 सेंटीमीटर पर। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेन रूल लगा रहे हैं। आई होप अब चेन रूल सबको क्लियर है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जिस समय पे हम देख रहे हैं उस समय अगर x3 है तो h4 है, वैल्यू पुट करते हैं।
तो dh/dt आएगा, dh/dt आप देख सकते हैं नेगेटिव आया है, इसका मतलब है समय के साथ h बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। और आपको फील आ भी जाना चाहिए कि थोड़ी देर बाद ये रॉड इस तरह से दिखाई देगा, तो ऑब्वियस सा बात है ये जो h है ये घट जाएगा। तो dh/dt इन दिस केस इज -3/2 cm/s। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन को यूज करके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द applications of differentiation. The other application that we are going to talk about is finding slopes. Finding slope. तो पहले स्लोप क्या है वो समझ लेते हैं। तो जैसे अगर लेट्स से हमें पी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करने बोला जाए, तो हम क्या करते हैं, हम पी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाते हैं, और वो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा, और हम बोलते हैं स्लोप एट पॉइंट पी इज tan थीटा। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्लोप। दिस इज स्लोप एट पॉइंट पी। स्लोप एट पॉइंट पी। ठीक है। तो चूंकि स्लोप tan थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हमको थोड़ा tan थीटा का भी प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। तो अगर हम tan थीटा के प्रॉपर्टी को जल्दी से रिवाइज करें, तो tan थीटा का ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। यहाँ के कुछ ऑब्जर्वेशन ये हैं कि अगर थीटा अक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा अक्यूट में बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है और उसका मॉड्यूलस भी बढ़ता है। जबकि अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा नेगेटिव होगा, और अगर ऑब्ट्यूज में थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है, लेकिन उसका मॉड घटता है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप ऑब्ट्यूज एंगल में बढ़ते जा रहे हैं, आप लेट्स से -3 से -2 हो गए तो आप बढ़ गए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर किया जाए तो घट गए। तो इसी तरह से हमको स्लोप को भी एनालिसिस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ कर्व लाइक दिस। Okay, and let's say we have points A, B and C। अगर मुझे ए पे स्लोप देखना है तो मैं ए पे टेंजेंट बनाऊंगा, और ए पे मेरे को दिख रहा है कि जो स्लोप एंगल है वो अक्यूट है। इसका मतलब ए पे स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि याद करो अक्यूट एंगल के लिए tan थीटा पॉजिटिव था तो स्लोप भी पॉजिटिव। अगर बी पे स्लोप बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्लोप एंगल 0 है, तो बी पे स्लोप भी 0 होगा क्योंकि tan ऑफ 0 इज 0। अगर सी पे देखेंगे तो सी पे जो एंगल बनेगा, और एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है, तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज में tan नेगेटिव होता है, यानी स्लोप भी नेगेटिव। ठीक है, यानी स्लोप भी नेगेटिव होगा। राइट। तो इस तरह से हम स्लोप की एनालिसिस कर सकते हैं। राइट। बट द पॉइंट इज कि अब स्लोप डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेटेड है, तो उसको समझते हैं।
लेट्स से हमारे पास एक कर्व है और हमसे कहा गया स्लोप एट पॉइंट पी कैलकुलेट। हमने एक टेंजेंट बना लिया यहाँ से और ये एंगल हो गया। अब क्या है कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और मूव करें, फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कल है तो उस पे जब इधर रहते हैं, जब ये सेकेंड होता है, इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स पे टच करता है। और जब इसको उठाते उठाते हम एकदम एक्सट्रीम पे ले आते हैं तो वो दोनों पॉइंट्स कन्वर्ज कर जाते हैं और वो एक टेंजेंट बन जाता है। ठीक है। तो अगर हम इस लाइन को टेंजेंट के बदले थोड़ा सा और अंदर बना ले, हल्का सा डिस्प्लेस कर दे, तो ये एक पॉइंट नहीं बल्कि दो पॉइंट पे कट करेगा। और अगर हम मान ले कि यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है बल्कि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उसको थोड़ा मैग्नीफाई कर ले, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं। तो अगर ये दो पॉइंट्स पे है, बहुत क्लोज दो पॉइंट्स है, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ इस पोर्शन को। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। स्मॉल चेंज इन एक्स है, स्मॉल चेंज इन वाई है। आप देख सकते हैं मैं उस ट्राइंगल में tan थीटा को बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स। tan थीटा को बोल सकता हूँ dy बाई डी एक्स। tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप एट पॉइंट पी। तो मैं स्लोप एट पॉइंट पी कैलकुलेट करूँ, tan थीटा, या dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँ, सेम बात है। दिस इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन कैलकुलेटिंग स्लोप। तो अगली बार से हमें कोई कर्व के स्लोप कैलकुलेट करना हो तो हमें उसको बनाकर, कर्व बना के उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करके थीटा निकाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कहा गया फाइंड स्लोप एट एक्स इक्वल टू वन, तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। और अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। और फिर हम डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप को कैलकुलेट करना चाहते हैं बट एक्स इक्वल टू वन पे, तो हम इस पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डाल देंगे 1। तो डी वाई बाई डी एक्स at x equal to 1 is 7. So slope at x equal to 1 is 7. This is how we calculate slope using differentiation, right? Okay. We then go to the next application, finding maxima and minima. So let's say we have a graph like this. Okay. So this point जिसका अपने नेबरहुड में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज लोकल मैक्सिमम। दिस अगेन, इसके अपने नेबरहुड में सबसे मिनिमम वैल्यू है, सो दिस इज लोकल मिनिमम। This is again local maximum.
तो बात ये है कि हमें अगर ये सारे मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स खोजने हैं, लेट्स से दे हैपन एट x1, x2, x3, and we know y as a function of x. तो पहले इन सारे पॉइंट्स पे एक इंपॉर्टेंट चीज मार्क करिए, इन सारे पॉइंट्स पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, सॉरी, जीरो है। इन सारे पॉइंट्स पे स्लोप जीरो है। तो ये हमको हमारा स्टेप वन देता है कि मेरे को जो भी फंक्शन मिला है, मैं उसका dy बाई डी एक्स निकालू और उसको जीरो से इक्वेट करूँ। दिस इज स्टेप वन। जब आप उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको कुछ रूट्स मिलेंगे। ये रूट्स मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ नहीं भी हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोस पॉइंट्स राइट नाउ, बट इट कुड बी सच दैट दे आर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, राइट। तो फिजिक्स में जितनी हमें जरूरत है मैक्सिमा मिनिमा की ही बात करनी है, तो मैं अपने डिस्कशन को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करके रखूंगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट्स हमें मिल गए लेट्स से, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो उसके लिए मुझे स्टेप टू पे जाना पड़ेगा। अब स्टेप टू के बारे में समझते हैं कि वो हम कैसे देखते हैं। तो लेट्स से ये एक पॉइंट है, ये एक सिचुएशन है कर्व का, तो ये पॉइंट हमारा मैक्सिमा है। मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें ये क्वांटिटी को देखना हो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पर इसको रीड कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैक्सिमा के जस्ट पहले अगर आप देखेंगे, जस्ट पहले, ठीक है, तो आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि एंगल एक्यूट। और मैक्सिमा के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो स्लोप नेगेटिव, यानी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है जबकि आपका एक्स बढ़ रहा है। यानी dx पॉजिटिव है लेकिन ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो x बढ़ रहा है तो dx पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, ये चेंज इन स्लोप भी नेगेटिव है, तो dx पॉजिटिव, चेंज इन स्लोप नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी होना चाहिए नेगेटिव। यानी अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को चेक करूं किसी x इक्वल टू x1 पे, और अगर वो नेगेटिव निकल जाए, इसका मतलब है कि ये जो x1 है ये मैक्सिमा है। अच्छा, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। मान लो ग्राफ इस तरह से रहे, तो ये हमारा मिनिमा है। मिनिमा के जस्ट पहले अगर आप स्लोप देखेंगे और मिनिमा के जस्ट बाद अगर आप स्लोप देखेंगे, तो मिनिमा के जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, और मिनिमा के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इस बार जब आप इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो
जब आप इधर से इधर गए तो dx पॉजिटिव, क्योंकि x बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। और चेंज इन स्लोप, कोई चीज नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो उसका चेंज भी पॉजिटिव होगा। तो इस बार न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो होल क्वांटिटी इस बार पॉजिटिव। इसका मतलब है कि अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैलकुलेट करूं किसी पॉइंट लेट्स से x इक्वल टू x2 पे, और अगर वो नेगेटिव आ जाए, तो वो जो x2 पॉइंट है वो एक्चुअली में मिनिमा। तो अब मेरे को मेरा स्टेप 2 मिल गया। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में पहले रूट्स निकाल लिए x1 x2 x3। स्टेप 2 क्या बोलता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर करके चेक करिए उन सारे रूट्स पे। जैसे x1 पे चेक किए, नेगेटिव आया, इसका मतलब ये मैक्सिमम। x2 पे चेक किए, पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो मिनिमा। x3 पे चेक किए, नेगेटिव आया, मतलब वो मैक्सिमम। तो जिसके लिए ये नेगेटिव आएगा वो पॉइंट मैक्सिमा, जिसके लिए पॉजिटिव आएगा वो पॉइंट मिनिमा। दिस इज माई सेकेंड स्टेप। ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शंस में मैक्सिमा मिनिमा खोज सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट्स ऑफ मिनिमा खोज सकते हैं। पहला स्टेप, स्लोप को जीरो करो, बहुत सारे रूट्स मिलेंगे, मैक्सिमा भी हो सकते हैं, मिनिमा भी हो सकते हैं। सेकंड स्टेप पे आओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैलकुलेट करो उन सारे स्टेप 1 के रूट्स पे। जहां पे नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमा, जहां पे पॉजिटिव आएगा वो मिनिमा। जीरो पे क्या हो रहा है फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका यूज देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू, कि हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी फिर हमें। जैसे मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इसका डीवाई बाय, हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम खोजना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 1 लगाते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को जीरो करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शायद ये मिड टर्म स्प्लिट है। दो रूट्स हैं अपने पास, -4 और 3। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं एट एक्स इक्वल टू -4। लेस देन जीरो आया, मतलब ये मैक्सिमा है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एक्स इक्वल टू 3 पर मिनिमा। तो हमें पता चल गया कि एक्स इक्वल टू -4 मैक्सिमा है और एक्स इक्वल टू +3 मिनिमा। इसी तरह से हम टू स्टेप प्रोसेस लगा के पता कर सकते हैं कि किसी फंक्शन में कहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है और कहाँ पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा पूछेगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। और अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको करस्पॉन्डिंग
वाई वैल्यू बताना है। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा पूछा है या मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी यूज है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आई होप हमें एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन क्लियर है, राइट। With this, then we have finished off the basic maths part which caters to differentiation. हमने उतना ही डिस्कस किया है जो फिजिक्स के लिए जरूरी है। मैथ्स में आपको इसको काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फाइन, थैंक यू एवरीवन।